हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये देखो मेरे दो हाथ हैं, सभी के दो ही होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। धनुष से आपके पास एक तीर है, तो ये इन्होंने हमें एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अभी एक बड़ा न्यूक्लियस है देखो यूरेनियम का, और ये टूटेगा देखो किसमें, थोरियम में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, और जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने पावर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक दो कंसेप्ट और बचेंगे, पर वो हम कब पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगा। आज के वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए जो भी एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो आप समझते ही होंगे। जैसे कि ये देखो मेरे दो हाथ हैं, सभी के दो ही होते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को अगर रब करें, ऐसे रब करें आप इन दोनों को, क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये हीट हो जाते हैं। होता है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्या लगता है आपको। यहाँ जो एनर्जी मेरे पास थी, जब मैं इसको रब कर रहा था तो क्या कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी, मोशन हो रहा था, और मोशन की वजह से इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, और इसकी वजह से जो एनर्जी बनी वो कौन सी एनर्जी हो गई, मतलब बनी नहीं, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में। ऐसा हुआ, बिल्कुल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद है सेकंड लास्ट वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, समझा था हमने, दिस इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी, अरे वो कौन सी एनर्जी जो शेप एंड साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। धनुष से आपके पास एक तीर है, ठीक है, एरो एंड बो। तो आप जैसे ही आप तीर को खींचते हैं, शेप में चेंजमेंट कर दिया आपने, आपके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। आपने तीर को छोड़ा, जैसे छोड़ा तीर मोशन करते हुए गया, लेकिन कितनी देर मोशन करेगा, एक टाइम आएगा जब सारी पोटेंशियल एनर्जी जो आपने इसमें स्टोर करी थी वो कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक में। तो जब तीर जा रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब तीर यहाँ था तो इसके पास पोटेंशियल थी। तो सारी पोटेंशियल और काइनेटिक को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर काइनेटिक अगर कम होती है तो उसकी वजह से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, अगर पोटेंशियल कम होती है तो फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, यानी काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी कि मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कंजर्व रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल अकेली मैकेनिकल तो कंजर्व नहीं है, और भी बहुत सारी टाइप की एनर्जीज हैं। हमने जब बात करी थी तो हमने कहा था मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हमने एक सिस्टम की बात करी थी। एक सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या हो इस पूरे यूनिवर्स को ही एक सिस्टम मान लें, हम इस पूरे यूनिवर्स को अगर सिस्टम माने तो आप फिर क्या कहेंगे, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर आपने पूरे यूनिवर्स को अगर एक सिस्टम मान लिया ना, तो फिर आप कहेंगे कि इस यूनिवर्स की एनर्जी ना तो कम हो सकती है, ना इस यूनिवर्स की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो टोटल इस यूनिवर्स की एनर्जी है ना, फिर वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ना तो उसको आप कम कर सकते हैं, ना ही उसको आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब हम आगे चलते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपका दिया है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी के बारे में बोला गया है कि कोई भी एक गाड़ी है, वो रोड पे चल रही है। मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमने रखा, और m मास के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ,
ओके ठीक है, जब मैं इस एम मास के ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ जिसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट हो रही है, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि हमने अगर यहाँ पे किसी न किसी टाइप की एनर्जी से फोर्स अगर अप्लाई किया था, भाई एनर्जी और वर्क डन दोनों सिमिलर सी चीज़ें हैं। अभी तक ये चैप्टर इतना पढ़ने के बाद आपको ये बात, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपको। तो आपने देखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, आप ये बात पढ़ चुके हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ तो चुके हैं। नेगेटिव ऑफ चेंज वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब आप जानते हैं हमने जब किसी एनर्जी को दिया तो इसका मतलब हमने वर्क डन किया, लेकिन उसके बाद भी हमें वो एनर्जी काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये दोनों हाथ हैं, मैंने इन दोनों हाथों को ऐसे रब किया, काइनेटिक एनर्जी थी, मैं इन दोनों हाथों को काइनेटिक एनर्जी दे रहा था, लेकिन लास्ट में इनका वर्क डन तो जीरो ही है। ये देखो लास्ट में इनकी पोजीशन तो वहीं आ गई है। तो इसका मतलब वो सारी एनर्जी जो आपने दी थी उसकी वजह से कोई वर्क डन हो नहीं पाया। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये पहला एग्जाम्पल था हीट एनर्जी का। सेकेंड एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी का दिया गया है। केमिकल एनर्जी जस्ट लाइक कि आप किसी ऑब्जेक्ट को बर्न कर रहे हैं, किसी केमिकल को बर्न कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। जैसे कि जंगल में, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जंगल में आप बैठे हुए हैं, आपने दो पत्थर उठाए, दोनों पत्थर को आपने घिसा आपस में, अब ये मैकेनिकल एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। शेप साइज में चेंजमेंट कर रहे हैं आप, एंड इसके बाद ये एनर्जी की वजह से वहाँ एक चिंगारी क्रिएट होती है, ठीक है, एक आर्क क्रिएट होता है और उस भूसे में आग लग जाती है। मतलब जो भी आप जिसमें आग लगाना चाह रहे थे उसमें आग लग चुकी है। तो इसकी वजह से आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी अब वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई ना, और जब वो भूसा जलेगा तो क्या होगा? बाहर हीट निकलेगी। तो इसका मतलब आपकी जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। साथ ही वहाँ पे कुछ लाइट, रोशनी भी क्रिएट होगी, कुछ लाइट क्रिएट होगी ना। बल्ब जलाते हो तो जैसे लाइट आती है, वैसे जब आग जलाते हो तो भी लाइट आती है। तो कुछ एनर्जी का वो कुछ पार्ट आपका कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? लाइट एनर्जी में भी। तो लाइट एनर्जी समझ पा रहे होंगे आप, लाइट एनर्जी और ये जो एनर्जी अभी यहाँ से निकली हीट एनर्जी, ये दोनों कहाँ से आई हैं? ये उस केमिकल एनर्जी से आई है। वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? वो मैकेनिकल एनर्जी से आई। जब पत्थरों को अगर आप घिसते नहीं, मैकेनिकल एनर्जी अगर होती नहीं, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास? तो आप समझे होंगे इस बात को। इसी के बेसिस पे जो रिएक्शंस हैं उनको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको आप कहेंगे क्या? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि आप दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं और उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एनर्जी है, ये जो रिएक्शन है, इसको आप क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के अंदर है ना वो हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में हैं। फिर आता है द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। पहले 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि जो मास है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन जैसा ही लग रहा है आपको सुनने में, कि मास को आप ना तो बना सकते हैं, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप मास को केवल एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उठा के रख सकते हैं बस। जैसे कि सीधा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मेरे पास एक चौक का पीस है, मैं आपको बोलता हूं कि इस चौक के पीस को आप डिस्ट्रॉय करके बताओ, तो बोलोगे सर ठीक है ये लाओ, ये चौक का पीस हमें तो अभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप अपने सूज के नीचे रखोगे और उसको मसल दोगे, फिर आप क्या बोलोगे? ये लो सर कर दिया डिस्ट्रॉय, आपने कहा था। लेकिन अभी भी आप ध्यान से देखो तो वो चौक का जो पाउडर है वो या तो आपके शू में चिपका हुआ है या फिर फ्लोर पे चिपका हुआ है। मतलब आपने केवल उस मास को क्या किया है? ट्रांसफर किया है एक जगह से दूसरी जगह। यही तो मैंने कहा, मास कांट बी क्रिएटेड, मास कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनर्जी में क्या था? इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन मास और एनर्जी के बीच एक रिलेशन देते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो वो रिलेशन क्या था? देखो, वो रिलेशन था, अभी मैं लिखने से पहले आप मुझे बता देंगे, E इक्वल्स टू mc²। ये था वो रिलेशन, E इक्वल्स टू mc²।
तो यहाँ E जो है वो क्या है, E इज एनर्जी, E है वो एनर्जी है। M क्या है, M इज द मास, एंड C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया कि हमें एक रिलेशन दिया किसके बीच, एनर्जी और मास के बीच। ये बोलते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है मास इंटू सी स्क्वायर, और ये सी की वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू होती है सी इक्वल्स टू 3 इंटू द पावर ऑफ 10 इज 8। सो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे ये लाइट की स्पीड होती है। और अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई 1 kg मास, अगर आपको कोई बोले ना कि मास है वो कितना दे दिया जाए आपको 1 kg, तो आप बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी हो सकती है। ये रिलेशन है एनर्जी और मास के बीच। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे कि एनर्जी इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, आपको बोला कि मास कितना है, आपको बोला मास है ना वो 1 kg है, और लाइट की स्पीड कितनी है, ये है आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 8, और इसका आप कर देंगे स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ जाएगा 1, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 यानी हो जाएगा 9, और इंटू में 10 की पावर हो जाएगी हमारे पास 16। सो 9 इंटू 10 की पावर 16 ये एनर्जी हमारे पास आएगी, और एनर्जी होती है इसकी यूनिट जूल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। इतनी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1 kg मास के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने हमें एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी मास और एनर्जी एक दूसरे के कैसे इक्वल हो सकते हैं। यहाँ से अगर आप मास निकालना चाहें, आपको एनर्जी दे दी जाए और मास निकालना चाहें तो भी आप मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन में C स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब सुना होगा आपने। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस, दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो भी एनर्जी है, और अगर आप न्यूक्लियस को जोड़ देते हैं तब भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और वही जो अच्छा, ये एनर्जी रिलीज होने के पीछे रीज़न क्या है। अगर आप 4 हल्के हाइड्रोजन के एटम लो, उनके न्यूक्लियस को अगर आप जोड़ो, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप 4 एटम्स के न्यूक्लियस लो, और 4 एटम्स के न्यूक्लियस लो किसके, हाइड्रोजन के, और उनको अगर जोड़ो तो एक सिंगल हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, एक सिंगल हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। और जो मास पहले था, यानी 4 जो न्यूक्लियस के अंदर जो मास था, वो यहाँ हीलियम के, भाई मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, अगर आपने 4 एटम्स के न्यूक्लियस को जोड़ा तो अब जो न्यूक्लियस बना उसके बराबर होना चाहिए उसका मास, पहले वाला मास, रिएक्टेंट मास इक्वल्स टू प्रोडक्ट मास। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है कि जो 4 एटम्स के न्यूक्लियस का जो मास था वो हीलियम के न्यूक्लियस के मास के बराबर, जबकि इन चारों से जुड़ के ही तो बना है ये, पर इसके मास के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो मास गया कहाँ। तो इसकी वजह से आप ये समझिए कि जब आपने न्यूक्लियस को जोड़ा ना, तो वो जो मास बाहर निकल के आया, मास में जो चेंजमेंट आया, उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, वही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है। ऐसे ही जो यूरेनियम का आपके पास जो एक एटम होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसको अगर आप तोड़ते हैं, यूरेनियम क्या आपका 92U238, इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं, मैंने शुरू में कहा फ्यूज़न और फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। एक न्यूक्लियस 2 में स्प्लिट हो गया है, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूज़न मतलब क्या हो गया, 2 छोटे न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही हुआ, छोटे न्यूक्लियस ने मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जुड़े और उन्होंने एक हीलियम बनाया। अब एक बड़ा न्यूक्लियस है देखो यूरेनियम का, और ये टूटेगा देखो किसमें, थोरियम में। सो ये 90TH और ये टूट जाएगा 234, और प्लस यहाँ पे ये टूटेगा किसके अंदर, हीलियम होता है आपके पास, तो 2He4, इसके अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, आपको देख के तो लग रहा होगा देखो 238 ही मास है, यहाँ 234 + 4, ठीक है, तो ये मतलब सेम ही हो गया होगा मास। लेकिन इसके अंदर भी आप जब देखते हैं कि यहाँ से जब आप एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, जब उसका फिजन होता है, जब वो टूटता है, तो टूटने के बाद जो उसके 2 न्यूक्लियस बनते हैं,
वो जो दो छोटे न्यूक्लियस हैं उसके मास को आप जोड़ते हैं और एक बड़े वाले से कंपेयर करते हैं तो उनके मास में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। इसका मतलब वो मास गया कहाँ, तो इसका मतलब मास और एनर्जी के बीच एक रिलेशन है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस एनर्जी को निकालना चाहें तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से हमें पता है इक्वल्स टू mc² होता है, तो अगर हम लिखना चाहें डेल्टा m तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखो एनर्जी में चेंजमेंट कितना आ जाएगा डेल्टा E एंड अपॉन में हो जाएगा c²। ऐसा हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी में चेंजमेंट आप निकालना चाहो तो डेल्टा मास यानी मास में जितना चेंजमेंट आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास में कितना चेंजमेंट आया। डेल्टा m का मतलब क्या है, चेंज इन मास। जो पहले मास था जब 4 न्यूक्लियस आपने जोड़े, यहाँ 4 न्यूक्लियस अब आपने जोड़े, जब पहले मास था और अब जो मास है अब में से पहले वाला माइनस कर दो तो डिफरेंस जो मास में आया वो निकल जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी और इनटू में c², ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है वो आपको ये भी बता देती है कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो कितनी रिलीज हो जाएगी जब न्यूक्लियस का फिजन और फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियस की वजह से बेसिकली जो एनर्जी है उसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो यही कहता है कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपने हीट एनर्जी का एग्जाम्पल लिया, आपने न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जाम्पल लेके देखा, आपने काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जीज का एग्जाम्पल लिया, आपने ये देखा केमिकल एनर्जी के बारे में आपने देखा, और साथ में आपने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है जो कि हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया वो भी आपने देखा। लेकिन सभी चीज़ों से कंक्लूजन यही मिलता है कि देखो यहाँ से देखो मास कम हुआ तो उतना ही मास के बराबर यहाँ कुछ एनर्जी हमें मिल गई होगी। तो यानी मास और एनर्जी के बीच भी कुछ इक्विवेलेंस है। अगर कहीं से मास कम हो रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी में बदल गया होगा, एनर्जी कहीं से कम हो रही है तो थोड़ा मास में बदल गई होगी, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की हमारे पास, जो थोड़ा बहुत एक सरफेस लेवल पे आपके सिलेबस में है एंड ये भी हमने पढ़ी। तो बेसिकली जो कंक्लूजन है वो यही है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यही कहता है आपसे, आप एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, आपको लगता होगा कि कोलिजन वगैरह सर कुछ टॉपिक्स इसमें बच गए हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे होंगे, एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, उसके कई टॉपिक्स हैं अलग अलग चैप्टर में, तो उनको एक चैप्टर में कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सब पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर का कोई भी वीडियो आपको देखना है, आपको सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको अलग से चैप्टर वाइज सारे जितने भी चैप्टर्स हमारे अपलोडेड हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।